हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सबको एक रैपिड मैनर में बहुत ही क्विकली कवर करते हुए हम आज की सारे करंट अफेयर्स के साथ टोटली अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, आज वैसे तो इंटरनेशनल चॉकलेट डे था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक घटना हुई है कि जो एक लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर हैं द माइस्ट्रो एनियो मॉरिकोनी, ये इटालियन कंपोजर हैं जिनका कि आज देहांत हो गया है, निधन हो गया है। तो एक तो बहुत बड़े लेजेंड का ये एक लॉस है, साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है जो म्यूज़िक आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुनी और अभी तक बैकग्राउंड में सुनते आ रहे हैं, ये मैक्सिमम लोग इस म्यूज़िक को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आपने ज़रूर हॉलीवुड की मूवीज़ में सुना होगा। इसको वेस्टर्न स्पगेटी म्यूज़िक कहते हैं। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं वेस्टर्न स्पगेटी म्यूज़िक किसको कहते हैं। तो वो सारी म्यूज़िक इन्होंने कंपोज की थी। बहुत ही लेजेंडरी कंपोजर थे, बहुत ही लेजेंडरी म्यूजिक था। इसलिए मैंने सोचा आज के दिन इंटरनेशनल चॉकलेट डे को आपको चलो मैंने वैसे भी बता दिया, पर आज हम सेलिब्रेट करेंगे, आज हम कमेमोरेट करेंगे एनियो मॉरिकोनी जो एक लेजेंड है उनको। ठीक है, इसी तरह जो बड़े बड़े लोग, ये बहुत महान लोग, महान कलाकार, महान राजनीतिज्ञ, महान दार्शनिक, महान विचारक, जो भी स्कॉलर होंगे और एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड के, उनका अगर ऐसे देहांत होगा, निधन होगा, तो हम ऐसे उनको कमेमोरेट करेंगे हमारी सीरीज लॉस ऑफ अ लेजेंड में। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा टाइम न इस पर देते हुए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है आईएफएससीए, यानी कि द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि भारत में बनाई जा रही है। उसके पहले चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। इंजेटी श्रीनिवास अपॉइंट किए गए हैं एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएफएससीए। तो देखिए, मैक्सिमम एग्जाम्स में तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएफएससीए। तो जो आज की वीडियो देख रहे हैं वो तुरंत इंजेटी श्रीनिवास पर जाके टिक मार देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये एक रिटायर्ड 1983 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं फ्रॉम द ओडिशा काडर। इंजेटी श्रीनिवास जो हैं उनको इसका आईएफएससीए का पहला चेयरमैन बनाया गया है। आईएफएससीए क्या है? जो पार्लियामेंट के 2019 में विंटर सेशन में 12 दिसंबर को एक बिल पास किया गया था कि एक यूनिफाइड अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि देश भर में जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाए जाएंगे उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो द नोटिफिकेशन हैज स्टेटेड दैट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आईएफएससीए विल बी इन गुजरात कैपिटल सिटी गांधीनगर गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इज द फर्स्ट आईएफएससी ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो लोकेटेड एट गांधीनगर। ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यू वर्दी है, कई बार इस पे एमसीक्यूज आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए गिफ्ट सिटी के बारे में जो कि गांधीनगर में है। ऐसा बेसिकली हम ऐसे सेंटर्स, सिंगापुर जैसे देश हैं जहाँ की इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, बैंक्स, इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ें, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वहाँ पर आके अपने सेंटर सेटअप करते हैं। उनको बहुत ही कम टैक्स पे इंटरनेशनली बिजनेस करने दिया जाता है। वैसे सेंटर्स हम इंडिया में भी स्थापित कर रहे हैं। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बनेगी, मुंबई में एक और है। आने वाले समय में इस तरह के और भी स्टेट गवर्नमेंट शायद सेटअप करें अपने राज्यों में। उन सबको एक अथॉरिटी मैनेज करेगी जो कि आईएफएससीए बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। आईएफएससीए विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड वन मेंबर will be nominated by each of the regulators under the IFCA Act। कौन रेगुलेटर है? सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई, ये जो इस तरह के रेगुलेटर्स हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 2 मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन बहुत आसानी से फ्रेम किया जा सकता है कि आपके आईएफएससीए के जो मैनेजिंग कमेटी होगी उसमें कौन कौन लोग होंगे, इस अथॉरिटी में कौन कौन लोग होंगे। तो आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, आरबीआई के जो की तरफ से एक नॉमिनी, सेबी की तरफ से नॉमिनी, आईआरडीआई की तरफ से एक नॉमिनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 नॉमिनी, और रॉन्ग आंसर्स में कोई मान लीजिए ट्राई का नॉमिनी भेज दे। आप दिमाग लगाएं कि भाई ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी का भी कोई एंगल होगा, तो क्या पता ट्राई के लोग भी इसमें आ जाए, लेकिन ट्राई वाले तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जो कि है रेमडेसिविर। इस दवाई का नाम बार बार हमारे वीडियोस में हमने लिया है पिछले महीने से। कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए पिछले 1 महीने में 3-4 ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जिनका कि ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिनका कि इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रीटमेंट के लिए, जिन्होंने कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं। उनमें रेमडेसिविर जो यूएस की जिलियाड कंपनी की ये प्रोडक्ट है, उसका नाम बार बार आता है, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो इंडिया के डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इसका एक जेनेरिक वर्जन बनाने का अलाउ कर दिया है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी मजन एनवी को। ठीक है, देखिए
जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, इसके ऊपर आपको पढ़ के एक शॉर्ट नोट बना के रखना चाहिए। जेनेरिक मेडिसिन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में और भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दवाइयाँ जो बनती है, देखिए रिसर्च करने के बाद दवाइयों के रिसर्च में बहुत पैसा जाता है, उसके बाद फार्मा कंपनीज जो हैं वो बहुत अपनी मनमर्जी प्राइस सेटअप करती हैं दवाई के ऊपर पे, ठीक है। तो लेकिन अगर वो उसके ब्रांड नेम की वजह से उस दवाई का प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर वही कॉम्पोनेंट, वही कॉम्बिनेशन जेनेरिक मेडिसिन जिसका कोई ब्रांड नेम ना रहे ऐसे ही बेचा जाए तो ब्रांडिंग का जो पैसा है वो नहीं लगेगा उस दवाई पे, और वो दवाई बहुत सस्ती बिकेगी। बहुत सस्ती मतलब उस ओरिजिनल दवाई के 10%, 8%, 5% कॉस्ट पर भी जेनेरिक दवाइयाँ बिकती हैं, ठीक है। तो महंगी दवाइयाँ जो है वो अगर गरीब इंसान नहीं खरीद सकता हमारे जैसे लोअर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ में, तो क्या किया जाए, तो हमारे देश अलाउ करते हैं, हमारे जैसे देश अलाउ करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं उनका जेनेरिक वर्जन हमारे यहाँ बेचा जाए। इसको लेकर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंडिया से तनातनी भी होती है, यूएस जैसे देशों की। वो कहते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोल के भी कोई चीज़ होती है, जो किसी कंपनी ने बहुत रिसर्च करके एक दवाई बनाई है, उसे उसका प्राइस सेट करने का, मनमाना प्राइस रखने का अधिकार होना चाहिए। भारत जैसे देश कहते हैं कि नहीं, जो प्राइस गरीबों के लिए दवाई जो है ये एक ऐसा चीज़ है कि इसमें सरकार का इंटरवेंशन रहता है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबों को कम रेट पर दवाइयाँ मिले। इसके लिए हम अगर जेनेरिक दवाइयाँ बनाएंगे उसके लिए कोई इंटरनेशनल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हमारे साथ में नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इस दवाई की बात जो की जाएगी अंडर द ब्रांड नेम डेजरेम, डेजरेम नाम से रेमडेसिविर इंडिया में बिकेगा, उसका ये जेनेरिक वर्जन बिकेगा। वैसे भी जिलियड कंपनी ने भारत में 5 कंपनियों को अलाउ किया था अपनी दवाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्लस बांग्लादेश जैसे कुछ देश हैं जो कि WTO द्वारा गरीब देश होने के नाते एग्जेम्प्ट हैं, वो चाहे तो किसी भी दवाई का अपना जेनेरिक वर्जन बना सकते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही थी कि हम बांग्लादेश से इंपोर्ट कर लेंगे, हम इंडिया में बनाई हुई महंगी दवाई क्यों देंगे, तो इंडिया में ही इसकी जेनेरिक वर्जन को बनाने का अलाउ कर दिया गया है। देखिए ये 100 mg इंजेक्टेबल डोज में अवेलेबल रहेगा, प्राइस जो है 4800 के आसपास रहेगी। डेजरेम जुलाई के आखिरी वीक से इंडिया में मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए मई 2020 में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे अंडर ACTT-1 एडेप्टिव कोविड-19 ट्रीटमेंट ट्रायल विद रेमडेसिविर इन मोर देन 60 सेंटर्स अक्रॉस द US, Asia and Europe, and they had shown promising results when compared with the patients who were given placebo. During the trials, a total of 1063 patients were given remdesivir. The mortality rate was 7.1%. ये नहीं बता रहा है कि प्लेसिबो के साथ मोर्टेलिटी रेट कितना था, ठीक है। जापान was the first country to approve remdesivir drug as a treatment for COVID-19. At present, remdesivir is only available in the injectable method. On 22nd June 2020, Gilead Sciences had announced that it will soon start phase 1 trial for the inhaled version of remdesivir. तो देखिए इनहेलर जैसे विक्स जैसी चीज़ें आप इनहेल करते हैं, इनहेल करके भी कई दवाइयाँ काम करती हैं, तो वैसा भी इसका वर्जन बनाया जाएगा। उसका ट्रायल जो है 22 जून को अनाउंस किया गया था कि इसका फेज 1 ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पुरानी वीडियोस में बात कर चुके हैं, जो कि वेन में इंजेक्शन देके दिया जाता है। दिस एंटीवायरल मेडिकेशन वाज डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जिलियड साइंसेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। ये देखिए एक नया पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर को ओरिजिनली बनाया गया था, ठीक है। कोरोना के लिए अभी राइट नाउ कोई दवाई हमारे पास है नहीं, तो हम कुछ दूसरी दवाइयाँ देख रहे हैं जो इस पर भी काम कर जाएं। तो रेमडेसिविर उन दवाइयों में से एक है जो बनाई गई थी हेपेटाइटिस सी के लिए, पर कोरोना पर भी काम कर रही हैं, ठीक है। ये न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी नई ब्रांडिंग की है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 2 लोगोज दिए गए हैं। पहला लोगो था इंडिया, एक ट्रायंगल बना था, तिरंगा बना था, उसके ऊपर नीचे ओलंपिक के जो 5 सर्कल होते हैं वो बने थे। अब उसको चेंज करके टीम इंडिया कर दिया गया है, और वही 5 सर्कल हैं और ओलंपिक वाले और तिरंगे का एक तरह से साइन वहाँ पर बना हुआ है। कह रहे हैं द न्यू ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी ऑल्सो इंक्लूड एन इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल लोगो ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। द न्यू लोगोज विल मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली इसको री इन्वाइगोरेट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के ओलंपिक से रिलेटेड जो भी हमारे प्रयास हैं उनमें नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। पोडियम, ये एक टॉप्स करके स्कीम के बारे में हमने परसों की वीडियो में बात की थी कि पोडियम फिनिश हम चाहते हैं देश भर से बेस्ट एथलीट्स को चुने जो कि 10 से 12 से 14 साल की उम्र के हैं, और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पोडियम फिनिश, यानी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल हमको मैक्सिमम इवेंट्स में मिले। हमारा टारगेट है कि टॉप 10 में हम टोटल मेडल की
तालिका में जितनी सबसे ज़्यादा टोटल मेडल्स किन किन देशों को मिल रहे हैं उसकी लिस्ट में हम टॉप 10 में आ जाए, ये हमारा गोल है। तो उसी सीरीज़ में देखिए एक नया लोगो भी लॉन्च किया गया है। कोई कह सकता है कि लोगो चेंज करने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज़ों से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ये मैसेज जाता है कि देखिए सरकार और संगठन कितना गंभीर है कुछ नया करने की तरफ, और अब भी आप भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपना पुराना एटीट्यूड छोड़ देते हैं और वो भी एक नए जोश के साथ लक्ष्य को पाने में भिड़ जाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है देखिए, 1920 के समर ओलंपिक में बेल्जियम के एंटवर्प में पहली बार इंडिया ने अपनी ओलंपिक टीम भेजी थी। 3 एथलीट और 2 रेसलर गए थे हमारे तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत आसानी से एमसीक्यू बन सकता है, इंडिया ने पहली बार टीम कब भेजी थी, 1920 में। कोई दिमाग लगा के सोचे कि भाई देश आज़ाद तो 47 में हुआ था, हमने 20 में कैसे भेज दिया, तो होता था पहले ऐसा। ठीक है, दुनिया के बहुत सारे देशों के अधीन थे, तो ऐसे अलाउ किया जाता था उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, इंडिया के रणधीर शिंदे जो हैं वो पहला मेडल जीतने के बड़े करीब आ गए थे, लेकिन वो फ्री स्टाइल फेदरवेट इवेंट जो फ्री स्टाइल कुश्ती हुई थी उसमें वो बहुत थोड़े से के लिए तीसरा प्राइज जीतने से रह गए थे, वरना 1920 में ही हमारा ओलंपिक मेडल्स का खाता खुल गया रहता। फिर देखिए 15 अगस्त को ये नए लोगो लॉन्च किए जाएंगे, बेसिकली अभी अनाउंस किए गए हैं, लॉन्च नहीं किए गए हैं। तो लोगो इज द सिंबल दैट दीज एथलीट्स कैरी विद प्राइड एंड डिग्निटी। द न्यू लोगोज हैव बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट द लोगोज विल फर्दर डिटरमिन द प्राउड सेलिब्रेशन ऑफ तिरंगा एंड द वैल्यू ऑफ यूनिटी, फ्रेंडशिप एंड मेरिट। वो जो मैंने अभी पढ़ के बताया, जरूर 15 अगस्त को जो अनाउंसर होंगे ऐसा ही कुछ पढ़ के उस समय अनाउंस करेंगे जब ये लॉन्च किए जाएंगे नए लोगो। ठीक है, द न्यू इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल लोगो हैव बीन अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इनको अप्रूव भी करती है। जो नए लोगो हैं वो 6 जुलाई 2020 को अनवेल किए गए थे, लेकिन एक स्पेशल इवेंट करके इनको लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 में एक और कौन सी चीज़ लॉन्च होने वाली है, कोवैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, वोकल फॉर पैरोकियल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा हमें दी थी और उसके बारे में बात की थी। लेकिन देखिए हरियाणा में पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण सोच। ठीक है, पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण, तो यानी बहुत ही छोटी मानसिकता, जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की है कि हरियाणा में 50,000 से कम सैलरी वाली प्राइवेट जॉब्स जितनी होंगी, 50,000 प्रति मंथ से कम सैलरी वाली प्राइवेट जॉब जितनी होंगी, उसमें से 75% सिर्फ हरियाणा के निवासियों को ही अब दी जाएगी। देखिए कोई उन्हें इस बात के लिए दोष भी नहीं दे सकता है। अब जब देश भर में कोरोना जैसी चीज़ें फैली और देश भर के अर्बन सेंटर्स से हमारे देश के ज़्यादा पॉपुलस राज्यों में मजदूरों को चल के वापस जाना पड़ा, तो ये विजुअल पूरे देश के लोगों ने देखा। हर राज्य, यूपी, बिहार हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और ऐसे हरियाणा, पंजाब वगैरह, पंजाब तो नहीं, हरियाणा भी, राजस्थान, यहाँ के लोगों के मन में ज़रूर ये क्रोध आया होगा कि क्यों हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है काम करने के लिए, है ना। तो अपने राज्यों में जॉब्स बढ़ाने की बजाय राज्य सरकारों के लिए सबसे आसान कदम उन्हें ये लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर जितनी जॉब्स ऑलरेडी हैं उन्हीं को हम आवंटित कर दें अपने ही राज्य के लोगों के लिए। उनके हिसाब से 50,000 से कम सैलरी की जो जॉब्स हैं वो हमारे राज्य के लोगों के लिए हम कर देंगे। बड़ी जॉब्स के लिए अगर टैलेंट नहीं है तो बाहर से आ जाए, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं। जनरली इस तरह से चुनाव के पहले ही इस तरह की स्कीम्स अनाउंस होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसे खारिज कर देगा। वो खट्टर जी को भी ये बात मालूम है, आने वाले समय में आप देखेंगे क्यों खारिज करेगा, क्योंकि द राइट टू वर्क एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन इंडिया ये एक फंडामेंटल राइट है। ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के तहत है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। ठीक है, तो ये कोई भी राज्य इस तरह के कानून नहीं बना सकता है, जहाँ तक मेरी समझ, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वैसे आजकल के समय में सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसले दे रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि कुछ ही दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है इस डिसीजन को अपटर्न कर देगा। केवल पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। किन परिस्थितियों में, किस प्रोसेस के तहत पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आपको अगर याद नहीं है, अगर आपको क्लियर नहीं तो तुरंत से एक बार ब्रशअप कर लीजिएगा अभी। ठीक है, द राइट टू वर्क एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट गिवन टू ऑल इंडियंस। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये कह रहे हैं कि जून 2020 में 33.6% है। कल ही हमने पिछली वीडियो में बात की थी, देश में राइट नाउ सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हरियाणा में। ठीक है, तो शायद इसी से उनको लगा कि इसको चुनाव में इस्तेमाल न किया जाए उनके खिलाफ, कि हर जगह विपक्ष जो है इसी को बैनर पर लिख के रखेगा कि देखिए देश में सबसे ज़्यादा विफल
हरियाणा की सरकार रही है, तो उन्होंने तुरंत एक बहुत ही अच्छा राजनीतिक कदम उठा लिया है। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस ऐसा लाया जाएगा, ये अभी तक लाया नहीं गया। इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर अप्रूवल बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द ऑर्डिनेंस विल रिक्वायर द असेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ हरियाणा एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटेशन और कमिंग इनटू इफेक्ट। देखिए, कोई नया कानून ये लेके आ रहे हैं, उसमें गवर्नर की असेंट तो चाहिए ही पड़ेगी, राष्ट्रपति भी इस पर अपनी सहमति देंगे, तब जाकर उनका ये जो है ऑर्डिनेंस है ये कानून बनेगा। ठीक है, इसमें चलिए अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है वेस्ट बंगाल से कुछ खबरें आ रही हैं। वेस्ट बंगाल में कुछ नए इंप्लीमेंटेशन, कुछ नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देखिए, बहुत आसानी से एमसीक्यू कोई आपसे पूछ दे कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये आपको भी पता चल गया। वहाँ पर अब प्लाज्मा बैंक भी अब इंस्टॉल कर दिया गया है। प्लाज्मा बैंक देश में कहाँ कहाँ अनाउंस किए गए हैं? एक दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में, मुंबई के एक अस्पताल में किया गया है, और ये वेस्ट बंगाल के एक अस्पताल में किया गया है। बहुत ही टफ क्वेश्चन अगर एक सेट किया जाएगा तो ऐसे सेट किया जा सकता है कि इनमें से कौन से अस्पतालों में प्लाज्मा बैंक सेट किए गए हैं, किन में नहीं किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन ये रहेगा, लेकिन अगर देखिए 3 तो हमने उंगली पे गिना दिए, एक बार आप गूगल करके और देख लीजिए कहीं और तो नहीं किया गया है। अगर आप इसे याद रख सके एग्जाम तक जो 4 अक्टूबर को आपका प्री का एग्जाम है और आपको उस समय क्वेश्चन आया और याद रह गया, तो मैक्सिमम 99% एस्पिरेंट्स जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, तो तुरंत यू विल गेट अहेड इन द रेस। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी जी ने अनाउंस किया ये बात। ठीक है, एक और सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। आपको पता है 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए गए, उसमें कैम स्कैनर एक ऐप है, बहुत लोग यूज करते हैं, उसको भी बैन कर दिया गया। तो उन्होंने खुद का एक सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है जो कि पॉपुलर चाइनीज डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप कैम स्कैनर का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप उसका नाम है। ये यूपीएससी प्री में आने का चांस तो कम है, किसी दूसरे एग्जाम में भूले भटके पूछ सकता है आपसे कि कैम स्कैनर की जगह कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है सेल्फ स्कैनर। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है इजराइल्स आई इन द स्काई। ठीक है, इजराइल हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट OFAC 16 इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, इस पर आप गूगल करके रखिए। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लो अर्थ के एकदम नज़दीक का एक ऑर्बिट है, एकदम आउटर स्पेस में नहीं जा रहा है। लेकिन कितने डिस्टेंस पे लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, गूगल करके रखिए। एग्जाम में कभी पूछने की चांस बहुत कम है कि कितने किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, लेकिन भूले भटके पूछ ले सकता है, मेंस में आंसर राइटिंग में आपके काम आ सकता है। OFAC 16 सैटेलाइट नाम आपसे पूछा जा सकता है, कौन से देश का है? इजराइल का है। किस पर्पस के लिए है? तो स्पाइंग के पर्पस के लिए। इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही संभ्रांत एक शब्द है, एक ब्यूटिफाइड वर्ड है फॉर स्पाइंग, स्पाई क्राफ्ट के लिए वर्ड है। इंटेलिजेंस मतलब जासूसी। ठीक है, OFAC 16 उस सैटेलाइट का नाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। OFAC 16 का नाम ये क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉनेसेंस सैटेलाइट। रिकॉनेसेंस का मतलब भी जासूसी होता है, सर्च होता है। ठीक है, तो द सैटेलाइट इज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय द स्टेट ओन्ड कंपनी ऑफ द इजराइल गवर्नमेंट, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन की हुई कंपनी है। नासा भी अमेरिकन सरकार की ही कंपनी है, वैसे ही इजराइल की भी एक कंपनी है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा ही ओन्ड है। द सैटेलाइट विल बी यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द इजराइल गवर्नमेंट। द कैमरा एंड पेलोड टेक्नोलॉजी फॉर द OFAC 16 इज डेवलप्ड बाय इजरायली कंपनी एलिबिट सिस्टम्स। द रॉकेट शावित 2 इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय द इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। भूले भटके किसी एग्जाम में पूछ सकता है शावित ये रॉकेट कौन से देश का है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये इजराइल का है। ठीक है, ये सैटेलाइट जो है उनकी इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। इट विल बी यूज्ड फॉर क्लोजली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स अलॉन्ग इट्स लेबनान एंड सीरिया बॉर्डर्स। मिडिल ईस्ट के जो ये बड़े पेचीदे मामले हैं, इजराइल, फिलिस्तीन और ये सीरिया, लेबनान, हिजबुल्ला ग्रुप को यूनाइटेड किंगडम ने आज ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के बैन किया है। इसके ऊपर भी आप पढ़ के रखिए, या ये सीधा सीधा ही किसी MCQ में आपसे पूछ ले सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली बीन बैंड बाय द UK गवर्नमेंट। उसका आंसर है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक शियाइट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में मैक्सिमम जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सुन्नी इस्लामिक होती हैं। हिजबुल्ला एक बहुत ही प्रसिद्ध ये शियाइट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान में ऑपरेट करती है। इसका विकिपीडिया पेज आप पढ़ के रख सकते हैं। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस या तो प्री में या मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ये न्यूज़। जल्दी चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है अबाउट जॉब पोर्टल इन महाराष्ट्र। हम जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से मैंने अपनी वीडियो सीरीज चालू की है, कई बार हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने राज्यों में ही जॉब्स जनरेट करने के लिए और इंडस्ट्री और वर्कर के बीच में एक पुल बनाने के लिए पोर्टल्स लॉन्च कर रहे हैं, उनका नाम अनाउंस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, महाराष्ट्र का जॉब पोर्टल अब लॉन्च कर दिया गया महाजॉब्स करके। उन्होंने 6 जुलाई 2020 को लॉन्च कर दिया गया है। दैट विल ब्रिज द गैप बिटवीन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स और एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स दैट आर डोमिसाइल्ड
स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, महाराष्ट्र जॉब पोर्टल जो है वो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल बी द नोडल एजेंसी। ठीक है, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन होगा? MIDC नोडल एजेंसी होगा। तो द पोर्टल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप देखिए ये कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, उसी से आप समझ जाएंगे कि इसका प्लान क्या है। देखिए, लेबर डिपार्टमेंट जो है वो मजदूरों की जानकारी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज की जानकारी प्रोवाइड करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री को किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, ये जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो क्या काम करेगी इसमें? जाहिर बात है, डेटाबेस में जब पता चलेगा किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री को, और हम देखेंगे कि मजदूरों के पास या वर्कर्स के पास उस तरह के स्किल्स कम संख्या में हैं, तो वैसे स्किल्स हम प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को। इसके लिए ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसी से आप समझ सकते हैं कि क्या योजना बन रही है इस योजना को लॉन्च करने वाले के मन में। ठीक है, 17 सेक्टर्स से जॉब इसमें अवेलेबल रहेंगे, और इनका कहना है कि द माइग्रेंट वर्कर्स हु हैड अर्लियर लेफ्ट फॉर देयर होम टाउन्स इन अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री आर नॉट ट्राइंग टू रिटर्न बैक एज द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस हैव नाउ स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस सिंस अनलॉक 1. द डिमांड फॉर वर्कर्स विल बी देयर, बट एज द रिस्ट्रिक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ पीपल स्टिल रिमेन अक्रॉस द स्टेट्स इन द कंट्री, द शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस. बेसिकली उनका कहना है कि महाराष्ट्र से, मुंबई से अधिकतर वर्कर्स अपने घर चले गए हैं, वो वापस आ नहीं पा रहे हैं, तो उनके बिजनेस को एक तरह से एम्प्लॉय प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये दिक्कत नहीं थी कि उनके यहाँ के मजदूर कहीं और जाके काम कर रहे थे। देश के इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में लोग दूसरे राज्यों से आते हैं काम करने के लिए, वहाँ के मजदूरों को दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत है कि मजदूर उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उनको मजदूर प्रोवाइड करने के लिए ये महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये थी, इस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, देहिंग पटकई जो है वो एक नेशनल पार्क बन के बनाया जाएगा उसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज की सबसे ज़्यादा MCQ वर्दी न्यूज़ यही है। इस पर गारंटी से अगर आज की सारी न्यूज़ में से सिर्फ एक MCQ बनेगा तो वो इस न्यूज़ पे बनेगा। आपको पता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किस साल UPSC पूरा पेपर उसी से भर दे आप कह नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए देहिंग पटकई के बारे में क्या बोल रहे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ कंट्रोवर्सी, देखिए कंट्रोवर्सी क्या हुई थी यहाँ पे, देहिंग पटकई एक नेशनल पार्क बनाया जा रहा है जिसको, वो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कोल इंडिया की सिस्टर जो सब्सिडियरी कंपनी है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, उनको वहाँ पर एक जगह पे कोयला खदान खोलने की अनुमति दे दी गई थी, कोल माइनिंग करने की अनुमति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दे दी गई थी। ठीक है, तो इस पर बहुत हल्ला हंगामा हुआ कि भाई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर तो लोगों को रहने नहीं दिया जाता, लोगों के नॉर्मल वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पेड़ काटना ये सब पे रोक लगाई जाती है, आप बाकायदा वहाँ खदान खोलना कैसे अलाउ कर सकते हैं? वो तो जाहिर बात है कि वहाँ की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को बहुत ही खतरनाक तरीके से डैमेज करेगा, तो इसके लेके बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी जो थी क्या थी बताया जा रहा है। देखिए, अ डिसीजन मेड बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग इट्स 57th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी on the 7th April by giving preliminary approval for coal mining to Coal India's Northeastern Coalfield Limited inside this many hectares of the land Saleki proposed reserved forest. Saleki proposed reserved forest falls within the eco-sensitive zone that is within 10 km radius from the Dehiang Patkai Wildlife Sanctuary. ठीक है, eco-sensitive zone जो होता है, देखिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व के अंदर नहीं होता है, पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व खत्म होने के बाद भी कुछ दूर तक इको-सेंसिटिव जोन बनाया जाता है। उस इको-सेंसिटिव जोन के अंदर पड़ रहा था और इसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नहीं अप्रूव किया था, प्रिलिमिनरी अप्रूवल दिया था। ठीक है, द सालेकी प्रोपोज्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्ट 9.1 किलोमीटर्स फ्रॉम द देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आफ्टर द कंट्रोवर्सी कोल माइनिंग ऑपरेशंस वर सस्पेंडेड एट द साइट फ्रॉम द 3rd जून। ठीक है, वहाँ पे देखिए माइनिंग चल रही थी 2003 से विदाउट एनी ऑफिशियल क्लियरेंस। ये भी एक विचित्र बात है कि उनको प्रिलिमिनरी क्लियरेंस अभी अप्रैल 2020 में दिया गया, बाकी माइनिंग वहाँ पिछले 17 साल से चल रही है। फॉर दिस द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम हैज़ इम्पोज्ड द पेनल्टी और ₹43.24 करोड़ ऑन कोल इंडिया लिमिटेड। उन्होंने तो हज़ारों करोड़ खैर कमा लिए होंगे अब तक में। देखिए देहिंग पटके जो है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के 1992 में देहिंग पटके को एक एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। 2004 में उसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। अब उसको एक नेशनल पार्क बना दिया जाएगा। ये अलग अलग क्या होते हैं, इसमें अलग अलग किस तरह के कानून लगते हैं, बिल्कुल आप पढ़ के रखिए। बहुत आसानी से टफ से लेके इजी तक के क्वेश्चंस इसमें यूपीएससी प्री में बन सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को उसका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन तो एकदम साफ होना चाहिए। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी देखिए ऐसा पोर्शन है, बहुत वास्ट नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन का चांस नहीं है, बहुत आसानी से आप इसमें अच्छे से पढ़ के बढ़िया 100% स्कोर कर सकते हैं। और आप नहीं जानते
जानते किस साल यूपीएससी आधा पेपर ही इसी से दे दे, ठीक है। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पूरा क्लियर है और उसी साल बाई चांस ऐसा कुछ हो गया तो आपका एग्जाम यू विल सेल थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। अब आज मैं टिडबिट्स जो आज की लेके आया हूँ, देखिए छोटी छोटी न्यूज़ जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं पर जिन पे बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं भोपाल के जरदोजी आर्टिस्ट के बारे में न्यूज़ आई है कि दे आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड। ये देखिए बहुत अच्छा इन्होंने हेडलाइन बनाया है कि ये जरी का काम करते हैं, हम कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते हैं, तो सिलाई धागे का काम है। कह रहे हैं दे आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हैंगिंग बाय अ थ्रेड एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि जैसे तैसे अपनी जान बचाए हुए हैं, है ना। मतलब किसी खाई में कोई झूल रहा है तो रस्सी पकड़ के नहीं, धागा पकड़ के झूल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सी प्रिकेरियस उसकी पोजीशन है। तो ये जरदोजी आर्टिस्ट राइट नाउ लॉकडाउन की वजह से आप समझ ही सकते हैं कि उनकी भी स्थिति खराब ही होगी। खैर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जरदोजी, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से। अब ये कि आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है उसमें जब कब क्या पूछते कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा आप समझिए एम्बिग्यूअस एक तरह का सेक्शन है यूपीएससी के प्री वाले पेपर का, कोई नहीं जानता कैसे क्या आएगा। तो इसमें देखिए जरदोजी की न्यूज़ आ गई है, तो इसको तो मान के चल ही सकते हैं कि आ सकता है। क्या आ सकता है, देखिए जरदोजी किसे कहते हैं, जरी का काम कहते हैं ना, वैसे ही जरदोजी जो है ये देखिए ईरान, अजरबैजान, इराक, कुवैत, सीरिया, टर्की, सेंट्रल एशिया, पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर ये काम होता है। जरदोजी पर्शियन वर्ड से आता है। जर या जरीन का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो देखिए जरीना और जरीन इस तरह के नाम आप सुनते होंगे, तो ये पर्शियन शब्द हैं जिनका अर्थ है गोल्ड, ठीक है। और दोजी का मतलब होता है सिलना। तो गोल्ड का काम करना, कपड़ों में सोना और चांदी इस तरह के तार लगा के जो सिलाई और कढ़ाई का काम करते हैं उसे जरदोजी कहा जाता है, ठीक है। फिर ईरान हैज़ कन्फर्म्ड सिग्निफिकेंट डैमेज एट न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये देखिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही चीज़ इसमें पूछी जा सकती है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ईरान के एक न्यूक्लियर साइट में ब्लास्ट हो गया है जिससे कि डैमेज हो गया है, ठीक है। अब ईरान की सरकार कह रही है कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, कोई रेडियो एक्टिविटी भी रिलीज नहीं हुई है। पर दुनिया में जब जब जहां जहां न्यूक्लियर प्लांट्स में एक्सीडेंट हुए हैं सबसे पहले सरकारें यही बात करती हैं। कहां कहां एक्सीडेंट हुए हैं बताइए। एक चेरनोबिल में सबसे इन्फेमस 1986 में अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन में, जो भूतपूर्व सोवियत यूनियन है, वहां पर ये दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, चेरनोबिल में हादसा हुआ था, ठीक है। फिर जापान में जो सुनामी आया था उसके बाद जापान के फुकुशिमा नेशनल न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, मेल्ट डाउन हुआ था, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, ठीक है। अभी देखिए नातान्स कॉम्प्लेक्स है, NATANZ, नतन्स इस जगह का, नेटेंस नाम होगा जैसा भी, नतन्स जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। आपसे MCQ पूछा जा सकता है किस देश के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में अभी ब्लास्ट हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ईरान के नतन्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और आखिरी आज का टिडबिट है अबाउट द लेजेंडरी इटालियन कंपोज़र जिनका नाम है एनियो मॉरिकोनी, ठीक है। ये जो नाम थोड़े अलग होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। एनियो मॉरिकोनी नाम कोई भूलेगा नहीं, इनके बारे में बिल्कुल किसी भी यूपीएससी प्री में बिल्कुल इस पर क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे एग्जाम्स में आए ना आए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। तो उन्हीं की म्यूज़िक के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू गाइज। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का कवरेज करंट अफेयर्स का आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस तरह की न्यूज़, आप किस तरह की वीडियोज़ यूपीएससी से रिलेटेड आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू, मिलते हैं कल।